यस फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किए। अब बारी है 5 हेड्स का। इन पांचों हेड पे सबसे आसान, सबसे इजी, हाई स्कोरिंग हाउस प्रॉपर्टी है। सो चलिए रैपिड रिवीजन स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। दोस्तों यहाँ पे फुल सिलेबस का कंसेप्ट कवर्ड है एचपी का, विथ ऑल टॉपिक्स पे एग्जाम्पल्स, डेस्क्रिप्टिव्स, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो दोस्तों द फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एचपी। कोई भी इनकम एचपी में तभी आएगा अगर वहां पे तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। दिस कॉल बेसिस ऑफ चार्ज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? कोई भी इनकम तभी एचपी में आएगा अगर वो इनकम बिल्डिंग से होता है, घर से होता है और घर के साथ लैंड अटैच्ड रहेगा। सो बिल्डिंग और लैंड अपेटुनेंट देयर टू। And the next one is SSC must be owner of the building. SSC must be owner of the building and should not be used for own business or profession. तो फटाफट बोलेंगे कोई भी इनकम एचपी में कब आएगा? सब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी से इनकम आया वो बिल्डिंग होना पड़ेगा और बिल्डिंग के साथ लैंड। ओनली लैंड, वैकेंट लैंड रेंट पे लगाओगे तो दोस्तों आप इसे अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में दिखा देना, बट बिल्डिंग तो जमीन पे ही रहता है ना, तो बिल्डिंग के साथ लैंड वगैरह चलेगा। एंड दूसरा, एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप बिल्डिंग के ऑनर नहीं हो तो वो रेंटल इनकम आपके लिए पीजीबीपी में या अदर सोर्सेज में डालेंगे, एचपी में नहीं। लैंड का ऑनर कोई भी हो सकता है एंड शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन। दोस्तों इन तीनों टॉपिक को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा और यहाँ पे बहुत अच्छा केस स्टडी से डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड, इंटरेस्ट, अनरियलाइजेशन, छोटा चैप्टर है, सभी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं दोस्तों। और ये स्पेशल है रिवीजन बिकॉज हर एक पॉइंट पे जहाँ पे कैलकुलेशन से एग्जाम्पल्स दिया गया, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रखा गया है एंड स्टडी मेड, आरटीपीज, एमटीपीज, यही सब क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज कवर्ड है। सो आपका ये रैपिड रिवीजन भी होगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। बस अभी मैं बहुत सोल्व कर लिख लिख के सोल्व नहीं कर पाऊंगा, बस आप जैसे ये आर कंप्लीट होगा आप लिख लिख के सोल्व करना, आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड दोस्तों वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीए इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है क्वेश्चन बुकलेट और टैक्सेशन का भी, सभी सब्जेक्ट का आ गया। सो टैक्सेशन का सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का एक सीरीज मिलेगा जिसमें 30 क्वेश्चन है। पार्ट पार्ट करके मैं उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, जरूर 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 से देखिएगा। एग्जाम में कुछ टेंशन ही नहीं होगा, क्वेश्चन देखकर ही आपको प्रैक्टिस रहेगा कि किस तरह से अप्रोच लगाना है, क्या पता कुछ क्वेश्चन कॉमन आ जाए, कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। द कंडीशन इज, फर्स्ट इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अपेटुनेंट देयर टू। ये बिल्डिंग होना चाहिए और ये बिल्डिंग जिसको आपने रेंट पे लगाया है या खुद भी यूज कर सकते हैं, रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है। आपने बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया, सामने वाला टेनेंट उधर कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनकम एचपी में आएगा। लैंड अपेटुनेंट देयर टू लैंड एसोसिएट बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैरेज वगैरह, ये भी एचपी में ही आएगा। बट इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम खाली जमीन विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी दिखा देंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ बिल्डिंग। एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऑनर होना है आपको। लैंड जरूरी नहीं है कि आपका है, आपका खुद का लैंड भी हो सकता है, फ्री होल्ड लैंड पे आप बिल्डिंग बना लो या लीज पे भी आप लैंड लेके बिल्डिंग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ बिल्डिंग। लैंड का ऑनरशिप कोई क्राइटेरिया नहीं है, लैंड का ऑनर आप भी हो सकते, कोई और भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑनर्स मीन्स लीगल, डीम्ड ऑर्डर, डीम्ड ऑनर आगे पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, प्रॉपर्टी आपका है तो आप ऑनर है। लैंड फ्री होल्ड, लीज होल्ड, कुछ भी हो सकता है ये प्रॉपर्टी। बट इफ नॉट ऑनर, इनकम आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। आप अगर ऑनर नहीं है, दैट इज इसको बोलते हैं सबलेट। आपने कोई प्रॉपर्टी भाड़े में लेके फिर रेंट पे लगा दिया तो आपको रेंट मिलेगा, वो तो आप मालिक नहीं है, अदर सोर्सेज पे आ जाएगा। एंड शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन, आप खुद के बिल्डिंग पे खुद का ही बिजनेस प्रोफेशन चलाते हो तो वो बिल्डिंग
पीजीबीपी में कवर्ड हो जाएगा। बट आपने लेट आउट किया है टेनेंट किस पर्पज के लिए यूज करता है, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर, ऑफिस, टैक्स प्रैक्टिस, कोई मतलब नहीं, आपके लिए वो एचपी है। बट शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। यूज ओन बिजनेस प्रोफेशन एचपी में नहीं आएगा, दिस विल बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, रेंटल इनकम फ्रॉम एचपी एचपी में आएगा इफ लेटिंग इज रेगुलर बिजनेस, आपका धंधा है बिल्डिंग वगैरह भाड़े पे लगाना, तो ये पीजीबीपी में सेकेंड पार्ट को स्टार मार्क कर देना। आपका रेगुलर बिजनेस है प्रॉपर्टी रेंट पे लगाना तो पीजीबीपी। बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑलवेज एचपी, आपका बिजनेस भी है भाड़े पे लगाना फिर भी ये एचपी होगा। आपका ऐसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लगाना तो वो पीजीबीपी में आ जाएगा। बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ऑलवेज एचपी में आएगा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बाकी के प्रॉपर्टी कुछ भी हो, अगर आपका बिजनेस ही है रेंट पे लगाना तो पीजीबीपी में दिखा देंगे। बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक दो साल पहले अमेंडमेंट से क्लेरिफिकेशन हुआ था कि वो हमेशा एचपी में ही आएगा, बिकॉज एचपी में आप कुछ घपला नहीं कर सकते, पीजीबी में तो घपला ही है। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना, अगर आपका बिजनेस है ये रेंट पे लगाना तब वो पीजीबीपी में दिखाएंगे, बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी हो एचपी में आने वाला है। सो दोस्तों ये फर्स्ट बेसिक पार्ट कवर किए। फिर से बोलते हैं कि कोई भी इनकम एचपी में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने से आएगा। प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, ओनली लैंड भाड़े पे जाएगा तो अदर सोर्सेज। एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ बिल्डिंग, लैंड का ऑनर कोई भी हो, बिल्डिंग का ऑनर आप होना चाहिए, आप नहीं है सबलेट किए तो अदर सोर्सेज में। एंड शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन, यूज कर लिया तो पीजीबीपी में, टेनेंट कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एचपी। बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करेंगे तो ऑलवेज एचपी, बाकी के प्रॉपर्टी लेट आउट करेंगे तो भी एचपी, बट आपका बिजनेस ही यही है तो आप बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यूज में भी कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन 1 ध्यान से देखेंगे, इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट द हेड अंडर विच द रिसिप्ट विल बी असेस्ड एंड कॉमन, कौन सा हेड पे आएगा। एक्स लेट आउट प्रॉपर्टी टू वाई, एक्स ने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया वाई को एंड वाई सबलेट कर दिया। हाउ इज सबलेटिंग रिसीप्ट एसेस्ड इन द हैंड्स ऑफ वाई, तो वाई तो ऑनर नहीं है, अगर उसे रेंट मिला है तो उसके लिए अदर सोर्सेस या पीजीबीपी दिखा देंगे और एक्स को जो मिलेगा एचपी में आएगा। Subletting in the hands of Y can be assessed income from other sources. That's it, because he is not owner of the property. Next है Jet uses property for own business. Jet अपना property पे अपना business कर रहा है तो can he claim depreciation? Yes, ये PGBP में आएगा, is entitled for depreciation. And the last one, X built a house on leasehold land. आपने भाड़े के जमीन पे बिल्डिंग बनाया तो कोई मैटर नहीं करता, ही हैज लेट आउट द प्रॉपर्टी क्लेम इनकम फ्रॉम एचपी अदर सोर्सेज में दिखा दिया एंड डिडक्टेड रिपेयर वगैरह वगैरह नहीं, रॉन्ग है, ये एचपी में आएगा। और आगे चलकर सिखाएंगे रेंट से 30% वो खर्चा के लिए माइनस होता है। सो नो, वाइज क्लेम नॉट वैलिड, इट विल बी एचपी में आएगा। Ownership of land is not criteria. So then दोस्तों, now एक छोटा सा पॉइंट और, प्रॉपर्टी हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड, वो जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, बिकता नहीं है, सेल सोल्ड आउट नहीं हुआ तो स्टॉक इन ट्रेड में रहेगा। तो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा तो 2 साल तक स्टॉक इन ट्रेड रहेगा तो एनुअल वैल्यू इज टेकन एज नील फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इफ नॉट लेट आउट। इंपॉर्टेंट है 2 साल तक अगर स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे आप कोई फ्लैट्स वगैरह रखे हो, बिल्डिंग वगैरह रखे हो, सो अप टू 2 years फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सीसी रिसीव्ड, उसका एनुअल वैल्यू को 0 मानेंगे, नॉट टैक्सेबल, 2 years का डेट याद रखना। एंड उसके बाद अगर बिल्डर बेच दिया तो ठीक है,
और नहीं बेच पाया तो डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। तो जिनका रियल एस्टेट का धंधा है उनके लिए बिल्डिंग वगैरह खरीद के रखो, बेचो भैया, 2 साल के अंदर बेच दो, 2 साल के अंदर नहीं बेचा तो फिर आपको लिए वो डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ना, कुछ ये बेसिक्स था। अब अपन चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट एचपी। इस चैप्टर में ज़्यादा तो कैलकुलेशंस है नहीं, एक लेट आउट, एक सेल्फ ऑक्युपाइड और इंटरेस्ट अनरियलाइज रेंट, बस इतने ही 4-5 कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं दोस्तों, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने का कुछ स्टेप्स हैं, उसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना होगा। फिर आपको देखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, फिर आपको एनुअल वैल्यू मिलेगा और एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शंस करेंगे तो योर इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों सीखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे जो लोअर। सो एक्सपेक्टेड रेंट हाउ इट विल बी कैलकुलेट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर। आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे जो लोअर होगा, दिस विल बिकम एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक एक टर्म सुनेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल अथॉरिटी डिटरमाइन करता है, म्युनिसिपल टैक्स लेवी करने के लिए दिया रहेगा। फेयर रेंट का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेम एरिया में जो रेंट है आपकी भी प्रॉपर्टी का वही रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेंट डिसाइडेड है तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो फटाफट बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट। अपन क्वेश्चंस करेंगे, अभी थोड़ा वेट करना है और एक टर्म डिफाइन करना है दोस्तों। म्युनिसिपल वैल्यू 12 मंथ्स का रहता है, फेयर रेंट भी 12 मंथ्स का, स्टैंडर्ड रेंट भी 12 मंथ्स का। तो ये सब फिगर 12 मंथ्स का है। सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदा है 1 जुलाई 25 को, तो 1 जुलाई 25 से लेकर पहला साल 31 मार्च 26 तक ही टैक्सेबल होगा। डेट इज अप्रैल में जून नहीं होगा तो 9 मंथ्स का ही टैक्सेबल होगा। तो ये जो नोशनल फिगर्स है दिस आर फॉर 12 मंथ्स। सो अगर कभी ऐसा देखना कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुआ है या खरीदे हैं या साल के बीच में बेच दिए, तो वो नोशनल फिगर्स को भी प्रोपोर्शनेटली 9 मंथ्स 6 मंथ्स का ले लेंगे। The expected rent calculated for 12 months unless property was completed, bought or sold during financial year. In these cases, expected rent will be calculated for period of ownership. Normally 1 साल का होता है, अगर साल के बीच में खरीदा बेचा कंप्लीट किया तो वो पीरियड इसको अपने को प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेड रेंट ओवर। सो ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाउस 1 2 3 4 5 म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो हमें एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट सीखना है। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर 90,000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम 90,000, जीरो नहीं होगा। तो ऐसे मत बोल देना फेयर रेंट 90,000 और नील लोअर, ऐसे नहीं, नॉट एप्लीकेबल। नाउ यहाँ पे देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर 60,000 और फिर स्टैंडर्ड रेंट से लोअर 60,000 ही रहेगा। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर 65 ही ले लीजिए, बट इट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट तो 58,000। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो 25,000। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर बट इट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट तो 78,000। सो दोस्तों आप सीख गए हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। फिर दोस्तों इसके बाद अपने को रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कैलकुलेट करना है। रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे। रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके घर का 1 साल का रेंट एनुअल रेंट, इससे लॉस ड्यू टू वैकेंसी LDV माइनस कर देंगे। होता है ना कभी कभी घर टेनेंट चला गया घर छोड़ के,
तो खाली रह गया, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे। और अनरियलाइज रेंट, बैड डेब्ट, इस पे डिस्कशन होगा आगे चलकर। कोई टेनेंट ने रेंट मार के भाग गया, कोई डैश टेनेंट था, वो रातों रात घर खाली कर दिया, 1-2 महीने का रेंट लेकर भाग गया, तो उसे कहते हैं अनरियलाइज रेंट, ये भी माइनस कर देंगे। अब जो फिगर बचेगा उसे कहते हैं रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। अगर पेपर में वैकेंसी भी नहीं है, अनरियलाइज रेंट भी नहीं है, तो योर एनुअल रेंट विल बिकम रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। थोड़ा सा होले होले समझाते हैं दोस्तों। तो अभी लॉस ड्यू टू वैकेंसी समझ में आ गया। अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट है, एनुअल रेंट से माइनस करते हैं तो बनता है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। दोस्तों अनरियलाइज रेंट का डिडक्शंस तो मिलेगा, बट अनरियलाइज रेंट का डिडक्शंस के लिए 4 कंडीशंस है, चारों के चारों सेटिस्फाइड होना पड़ेगा तो ही अनरियलाइज रेंट, बैड डेब्ट, टेनेंट पैसा मार के भाग गया, डिडक्शंस मिलेगा। रेंट विच ऑनर कुड नॉट रिकवर फ्रॉम टेनेंट, डिडक्शंस अलाउड इफ ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, the tenant has either vacated property or steps has been taken to vacate the property, tenant does not occupy any other property of owner, and reasonable steps has been taken to recover rent. So 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही अनरियलाइज रेंट एनुअल रेंट से माइनस करेंगे। वो 4 कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड एंड द टेनेंट हैज आइदर वेकेटेड, स्टेप्स हैज बीन टेकन टू वैकेट, और तीसरा वो आपके और भी इंडिया में कहीं वर्ल्ड में कहीं घर हो तो वहां नहीं रहना चाहिए। ही शुड नॉट बी ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एसएसी, एंड रीजनेबल स्टेप्स, आपको प्रूव करना है कि आपने बहुत कोशिश किया टू कलेक्ट अनरियलाइज रेंट फिर भी नहीं मिला। सो फटाफट बोलेंगे, बोनाफाइड होना पड़ेगा, वैकेट और स्टेप्स टेकन टू वैकेट, स्टेप्स टेकन टू रिकवर, एंड नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, तो आपको इसका डिडक्शंस मिलेगा। आगे चलकर रिकवरी भी पढ़ेंगे, अभी अपने को डिडक्शंस ही देखना था दोस्तों। तो अनरियलाइज रेंट का भी डिडक्शंस होगा, तो रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सरकारी रेंट मिल गया, एक्सपेक्टेड रेंट, इससे आपको कंपेयर करना है रेंट रिसीव रिसीवेबल। सरकारी रेंट कैसे निकाले थे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर। और रेंट रिसीव रिसीवेबल कैसे निकाले थे, एनुअल रेंट लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट तभी माइनस होगा अगर 4 कंडीशन है, बोनाफाइड, वेकेटेड, स्टेप्स टेकन, vacated, steps taken to vacate, steps taken to recover, reasonable steps taken, not in occupation. So ये rent receive receivable। अब ध्यान से सुनना, सरकार का कहना है कि ये रेंट रिसीव रिसीवेबल हमेशा हायर होना चाहिए, तो रेंट रिसीव रिसीवेबल हायर है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो रेंट रिसीव रिसीवेबल ही जीएवी बन जाएगा। अगर इक्वल भी है रेंट रिसीव सरकारी रेंट से, तो रेंट रिसीव ही जीएवी बनेगा। कभी ऐसा सीन मिलेगा रेंट रिसीव रिसीवेबल लोअर है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो यहाँ पे क्यों, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, एलडीवी के कारण आपका घर खाली था, उसके कारण आपका रेंट कम है, तो रेंट रिसीव्ड ही जीएवी बनेगा, और अदर रहेगा तो एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाएगा, जीएवी। तो ध्यान रखना जीएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आरआर बड़ा है, हायर है या इक्वल है सरकारी रेंट से, तो आरआर ही जीएवी। अगर आरआर कम है तो रीजन पता करो, रीजन ओनली लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो रेंट रिसीव्ड ही जीएवी रहेगा, और रीजन और भी है, वैकेंसी भी है, कुछ और डैश डैश रीजन है, तो सरकारी रेंट विल बिकम जीएवी। सो दोस्तों सर कैसे पता चलेगा हम लोगों को, रीजन इज एलडीवी। चेक करने का तरीका आप लोग ध्यान से देखना, रेंट रिसीव में एलडीवी प्लस करो, अगर ये बड़ा हो गया, इक्वल हो गया सरकारी रेंट से, तो रेंट रिसीव इज लोअर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, रेंट रिसीव ही जीएवी बनेगा। सो अभी अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जिसपे ये अनरियलाइज रेंट, वैकेंसी कुछ भी नहीं है,
फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। सो दोस्तों फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू सरकारी रेंट RRE GAV, if RR लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी ओनली, तो RR ही GAV, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV। तो ये कैसे पता चलेगा? तो सो सिंपल, RR प्लस LDV, हमारे पास एग्जाम्पल है, टेंशन मत लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। सो दोस्तों ये से ध्यान रखना, बट अभी पहले एक छोटा सा बच्चों सा क्वेश्चन कराएंगे, फिर P3 अच्छा से देखना, फिर उसके बाद इन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और तो कुछ है नहीं। यस, सो दोस्तों ये देखिए यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लिए थे। ये सरकारी रेंट है, ये रेंट रिसीवेबल 72,000। अब देखिए यहाँ पे रेंट रिसीवेबल तो कम हो गया सरकारी रेंट से, क्या इसके लिए वैकेंसी है? क्वेश्चन में तो वैकेंसी नहीं है, तो फिर रेंट रिसीवेबल नहीं आएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाएगा? GAV। यहाँ देखिए सरकारी रेंट 60,000, आपका रेंट 72,000, सो RR तो बड़ा है ना, तो यही बन जाएगा GAV। ये देखिए सरकारी रेंट 58,000, आपका रेंट 60,000, आपका रेंट हायर है तो रेंट रिसीव भी GAV बन जाएगा। ये देखिए सरकारी रेंट 25,000, आपका रेंट 30,000, आपका बड़ा है तो यही GAV। ये देखिए सरकारी रेंट 78,000 और आपका रेंट 72,000, तो आप चेक करो, चेक वैकेंसी नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV। सो दोस्तों अपन कहाँ तक पहुँच गए? GAV तक पहुँच गए। अब बहुत अच्छा वाला एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, सो कूलली देखना, रिलैक्स होके देखना। बेटा आपके घर का एनुअल रेंट 24,000, LDV 2,000 वैकेंसी के कारण नहीं मिला रेंट, तो 22,000। अनरियलाइज रेंट, वो चोर था टेनेंट, लेके भाग गया पैसा 1,000, सो RR बन गया 21,000। नाउ ये RR 21,000, अगर वैकेंसी नहीं होता, एक बार चेक कर लेते, तो 23,000 होता। तो कभी भी RR कम होगा तो देख लेंगे 23,000, अगर वैकेंसी नहीं होता तो हमारा रेंट होता। अब अच्छा से देखना, सरकारी रेंट 20,000, आपका रेंट 21,000, तो हमारा रेंट 21,000, तो हम लोग चोर नहीं है, RR ही क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सरकारी रेंट 21,000, अपना रेंट भी 21,000 इक्वल है, तो हम लोग चोर नहीं है, 21,000 ही GAV। अब देखिए सरकारी रेंट 22,000 और हमारा रेंट 21,000। अब आपको चेक करना है क्या रीज़न है, तो वैकेंसी नहीं होता तो हमारा रेंट 23,000 होता, तो हमारा रेंट कम होने के कारण वैकेंसी है, तो फिर RR ही GAV बन जाएगा 21,000 ही, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सरकारी रेंट 23,000 और हमारा रेंट 21। काश हमारी ज़िंदगी में हमारा घर वैकेंट नहीं होता तो हमारा रेंट भी 23 सरकारी रेंट के बराबर होता, तो ही रीज़न इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी, तो RR ही GAV। ये देखिए सरकारी रेंट 24,000, हमारा रेंट 21,000, तो अब देखा जाएगा रीज़न वैकेंसी, वैकेंसी नहीं भी होता तो हमारा रेंट 23,000 होता, और फिर भी सरकारी रेंट से कम है, तो हम लोग चोर हैं। जब हम लोग चोर रहेंगे तो हमारा बात थोड़ी ना कोई सुनेगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम GAV। सो दोस्तों ये GAV का कैलकुलेशन ट्रिकी था। नाउ आगे बढ़ते हैं। GAV कैलकुलेट करने के बाद लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई SAC। म्युनिसिपल टैक्स में याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स तभी डिडक्शंस मिलेगा पेड बाई SAC ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। ड्यू का नो डिडक्शन, टेनेंट पे करेगा नो डिडक्शन। सो म्युनिसिपल टैक्स एकदम ध्यान से सुनना, न दाएं सुनना न बाएं सुनना, सीधा बोलना, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26।
इस साल जो भी टैक्स पे किया, पिछले साल का टैक्स पे किया वो भी अलाउड, नेक्स्ट ईयर का टैक्स अभी पे कर दिया वो भी अलाउड, टेनेंट पे किया नॉट अलाउड, ड्यू नॉट अलाउड, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, म्युनिसिपल टैक्स टाइम पे नहीं देने से इंटरेस्ट वगैरह लगेगा वो नॉट अलाउड। अब बन गया बेटा एनुअल वैल्यू, आप सबको तो पता ही है, एनुअल वैल्यू से स्वीट डिडक्शन देना है अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शंस। घर में बहुत खर्चा होता है आपका और घर का खर्चा मम्मी देखती है, डिस्टर्ब मत करो। लॉ मेकर ने फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू फिक्स्ड है, ये हमेशा रहेगा। और 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर कंस्ट्रक्शन परचेज, सिर्फ घर के लिए लोन लिया है, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, तो अलाउड है एक्रूअल बेसिस पे, यानी ओनली 25-26 का इंटरेस्ट अलाउड होगा। पेड करो तो भी अलाउड, आउटस्टेंड पेड रहे तो भी अलाउड, ड्यू रहे तो भी अलाउड, बट म्युनिसिपल टैक्स के केस में पेड, क्योंकि वो गवर्नमेंट को मिलता है ना। इंटरेस्ट के केस में एक्रूअल बेसिस पे अलाउड, और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा दोस्तों। अब अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं म्युनिसिपल टैक्स पे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स डिडक्टेबल इफ बॉन्ड बाय ऑनर एंड पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ऑनर का ही पैसा लगना चाहिए एंड पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। फॉरेन में अगर आपका प्रॉपर्टी है तो कल पढ़े थे इंसिडेंट्स, ROR है तो फॉरेन का इनकम भी टैक्सेबल होगा, यूएस में प्रॉपर्टी है तो यूएस में जो टैक्स भरोगे वो भी अलाउड है। नेक्स्ट है इफ नॉट पेड, ड्यू रहेगा तो नो डिडक्शंस, अर्लियर ईयर पिछले साल का टैक्स अभी पे किया वो भी अलाउड, एंड नो डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, और वैकेंट प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू नील होता है आगे पढ़ेंगे। सो दोस्तों ये लेट आउट प्रॉपर्टी हो गया, फटाफट रिवाइज करते बेटा। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ये तीनों नोशनल फिगर एक साल का होता है, हर साल के बीच में खरीदा, बनाया, बेचा तो वो प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आरआर निकालो। आरआर कैसे निकालेंगे, एनुअल रेंट लेस एलडीवी लेस अनरियलाइज रेंट, आरआर निकला। सर अनरियलाइज रेंट का चार कंडीशंस, यस बोनाफाइड, वैकेटेड और नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, स्टेप्स टेकन टू कलेक्ट दैट अमाउंट, आरआर निकल गया। अब जीएवी कैसे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरआर ग्रेटर है एक्सपेक्टेड रेंट से, इक्वल भी है तो आरआर जीएवी, आरआर कम है कारण बताओ, नोटिस जारी किया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी प्लस कर दिया, अरे भाई वो तो पार कर दिया एक्सपेक्टेड रेंट को, इक्वल है तो रीजन इज ओनली वैकेंसी, आरआर जीएवी, वैकेंसी भी है अदर रीजन, बाकी डैश डैश तो चोर है तो एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम जीएवी। फिर इससे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, ऑनर ड्यूरिंग 25-26 किस साल का है उससे मतलब नहीं, इस साल पे किया माइनस, एंड यू गेट एनुअल वैल्यू 24A 30% फिक्स्ड है, कोई डिडक्शंस नहीं एक्सपेंसेस का, एंड 24B इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूअल बेसिस पे। अब अपने प्रैक्टिस करेंगे। अनिरुद्ध हैज प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यू 130, फेयर रेंट 110, स्टैंडर्ड रेंट 120, प्रॉपर्टी लेट आउट 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितना था 130, तो 130 का 10% 13,000, इंटरेस्ट भी 40,000, कंप्यूट इनकम बहुत आसान है। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, और इन दोनों में हायर 130 स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा, एक्सपेक्टेड रेंट, और रेंट कितना आएगा बेटा, रेंट 11,000 इंटू 12, 132, अनरियलाइज रेंट माइनस 121, आरआर तो ग्रेटर हो गया ना, तो फिर आरआर ही जीएवी, इससे म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, एनुअल वैल्यू 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये इनकम फ्रॉम एचपी। नेक्स्ट चलते हैं, राम owns a property at their Chennai, municipal value is 5 lakh, fair rent 420, standard rent 480, the property let out 50,000 per month up to December 25, thereafter vacated property Ram used for self occupation, इसको बोलते हैं लेट आउट पार्ट और सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट, ये टॉपिक भी आगे मिलेगा बट नो प्रॉब्लम। रेंट फॉर द मंथ नवंबर दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड,
यहाँ पे वैकेंसी नहीं माना जाएगा, वो खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड करता है ना, तो आगे एक टॉपिक मिलेगा, बट सम्स कर सकते हैं। एंड 2 नवंबर दिसंबर का रेंट नहीं मिला, ऑल कंडीशंस रूल फॉर म्युनिसिपल टैक्स तो सकी जाएंगे। ही पेड इंटरेस्ट 25,000 रिपेयर। सो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हाइयर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, ये 4,80,000। नाउ अपने रेंट रिसीवेबल देखेंगे। सो आपका घर 50,000 रेंट पे गया, इंटू 9 450, 2 महीने का अनरियलाइज रेंट था 350, ये 350 हो गया। आरआर इज लोअर, ये वैकेंसी नहीं मानते क्योंकि वो घर में आप रहने लगेंगे, तो फिर वो लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर, वैकेंसी नहीं माना जाएगा। अगर पूरा ही खाली रहता तो वैकेंसी माना जाता। आरआर इज लोअर नॉट ड्यू टू वैकेंसी, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम जीएबी, म्युनिसिपल टैक्स ये माइनस करेंगे। ये सम एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, थोड़ा सा ये लोचा के कारण, बहुत ज़्यादा नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं 24B में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 24A में तो कुछ बताना ही नहीं था दोस्तों। यस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसके बारे में तो आपको बताया गया था, रिपेयर के लिए, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेंगे तो एक्रूअल बेसिस पे अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है। इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छा से ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ अलाउड है, नो प्रॉब्लम। एक्रूअल बेसिस पे अलाउड है, नॉट पेमेंट बेसिस पढ़े थे। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन इज अलाउड, ये अच्छा पॉइंट है। आपने एसबीआई से हाउसिंग लोन लिया था, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, अब एचडीएफसी से लोन लेकर एसबीआई को वापस कर दिया, तो आज से एसबीआई खत्म, एचडीएफसी का लोन रहेगा, एचडीएफसी का लोन का इंटरेस्ट अलाउड। नॉट अलाउड क्या है, ध्यान देना, ब्रोकरेज कमीशन ऑन अरेंजिंग लोन, लोन रिलेटेड कोई ब्रोकरेज कमीशन लगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेसिडेंट, इंडिया के बाहर नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो, नॉट अलाउड अनलेस टीडीएस डिडक्टेड, अगर आपने टैक्स डिडक्ट कर दिया है तब तो अलाउड। और नॉन रेसिडेंट हैज एजेंट इन इंडिया, अगर डिडक्ट नहीं किया, उनका कोई एजेंट है इंडिया में तो भी अलाउड। सो इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेसिडेंट तभी अलाउड होगा, या टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया, नहीं डिडक्ट किया कोई बात नहीं है, उनका कोई एजेंट है तो अलाउड, अदरवाइज ये नहीं लिखा रहेगा इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, नो डिडक्शंस, ध्यान देना इस पे क्वेश्चन नहीं आया। अब बस इंटरेस्ट लोन में एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का थोड़ा सा कंसेप्ट है। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, लोन लेके घर बनाते ना, सो 2-3 साल लग जाता है, 2-3 साल इंटरेस्ट तो लगेगा, बट आपका घर ही तैयार नहीं हुआ तो एचपी था ही नहीं, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, वो अलाउड है। जिस साल घर बनेगा, जिस प्रीवियस ईयर में घर बनेगा, उस प्रीवियस ईयर से 5 इंस्टॉलमेंट पे, 5 इंस्टॉलमेंट। सो जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट होगा वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे नहीं आएगा, जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ उसके पहले का मार्च तक ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे आएगा, विथ एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझने वाले, और 5 इंस्टॉलमेंट पे, दैट्स इट। Pre-construction period interest, period before financial year in which property is acquired or construction completed, financial की जगह previous year, and deductions allowed in 5 annual equal installment from the year of acquisition completion, interest for the year of completion, जिस साल भरा उस, जिस साल complete हो उस साल का interest उस साल minus कर ही देंगे, interest for the year in which construction is fully allowed irrespective of the date of completion। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है, आपने 1 जनवरी 22 को लोन लेकर 10 जून 25 को कंप्लीट कर लिया घर। सो 10 जून 25 यानी 25-26 का इंटरेस्ट तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट 10 जून 25 के पहले 31 मार्च 25 तक इस पीरियड का इंटरेस्ट, इस पीरियड को बोलते हैं पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इस पीरियड का इंटरेस्ट को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसको डिवाइडेड बाई 5 करके
25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30 5 साल में माइनस करेंगे। बस इतना ही था। और थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझना। डिफॉल्ट स्कीम में नो डिडक्शंस अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट नहीं आगे मिलेगा, और नॉर्मल प्रोविजंस पे सेल्फ ऑक्युपाइड पे अलाउड है, ये सब आगे मिलेगा। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल रखे हैं जिसमें 5 पॉइंट है, सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन, और एक एग्जाम्पल है जिसपे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना डिडक्शंस मिलेगा। सो ध्यान से देखना। एक्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 20 से एंड कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन 30 सितंबर 24 को। तो कंप्लीट किया 30 सितंबर 24। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब कंप्लीट हुआ उसके पीछे मुड़ के 31 मार्च, जब कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग 31 मार्च, तो 30 सितंबर 24 का प्रीसीडिंग होगा 31 मार्च 24। इस पीरियड को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, और वो अलाउड होगा इस साल से जिस साल घर बना 5 इंस्टॉलमेंट पे। सो व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो पता नहीं चलेगा। इफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 31 जनवरी 24, तो बेटा पीसीपी तो 1 जुलाई 20 से शुरू हो जाएगा और कंप्लीट होगा जब कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग मार्च। जनवरी 24 के पहले मार्च कब आया था 23 में, तो 31 मार्च 23 विल बी पीसीपी। और ये देखो 1 अप्रैल 25 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो पीसीपी तो शुरू हो गया 1 जुलाई 20 से, और कंप्लीट होगा जब कंप्लीट हुआ उसके मुड़ के पीछे दे 31 मार्च, इमीडिएटली 31 मार्च, तो 1 अप्रैल 25 का प्रीसीडिंग हो जाएगा 31 मार्च 25। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ये तो बाउंसर है। इफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 31 मार्च 25, तो पीसीपी शुरू हो जाएगा 1 जुलाई 20 से, और जिस डेट को कंप्लीट हुआ उसके पहले का मार्च, तो ये 31 मार्च 25 को कंप्लीट हुआ, इसके पहले का 31 मार्च 24। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये तो एकदम बाउंसर है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 21, तो आपका पीसीपी शुरू होता है 1 जुलाई 20 से, और कंप्लीट 31 मार्च 21 के पहले, तो 31 मार्च 20। तो यहाँ पे तो सेम ईयर ही हो गया, नो पीसीपी। तो बेटा ये ई नंबर सी डी ई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान रखना। और बड़ा सिंपल है, जब भी कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च, तो 31 मार्च को ही कंप्लीट हुआ तो उसके पहले का 31 मार्च, और सेम ईयर स्टार्ट होके सेम ईयर कंप्लीट हुआ, तो प्रॉब्लम क्या है आपको, इस साल का इंटरेस्ट इसी साल माइनस कर दो, का चीज का पीसीपीआई। आगे सर समझ गया। अब मैं बेटा एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इस पे सोल्व नहीं है तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से देखना। एक्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन 10 लाख लेकर 12% पर एनम on 1st July 23 and construction completed 28 Feb 25। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 23 और कंप्लीटेड 28 Feb 25। तो पीसीपी 1 जुलाई 23 से जब कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च, तो ये 31 मार्च 25 फेब है ना, तो उसके पहले 24, तो ये 23 से शुरू होके 1 जुलाई 23, 31 मार्च 24 को कंप्लीट हो गया। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 24, तो ये 9 मंथ्स का। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 10 लाख का लोन है, 12% इंटरेस्ट है, 9 मंथ कितना होगा इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 90,000 ये पीसीपीआई है। इसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, 18,000 पीसीपीआई है। तो कौन कौन सा ईयर पे मिलेगा, जिस साल घर बना है उस साल से।
सो यानी घर बना है 28 Feb 25, ये 24 25, सो 24 25 25 26 26 27 27 28 एंड 28 29, 1 2 3 4 5, हर एक साल 18 18 18 18 18 PCPI माइनस होगा, प्लस करंट ईयर का इंटरेस्ट। अगर आपने लोन वापस नहीं किया तो करंट ईयर का फुल इंटरेस्ट माइनस होगा। अगर आपने 27/8 के फर्स्ट डेट अप्रैल को वापस कर दिया तो यहाँ से करंट ताज़ा वाला माइनस नहीं होगा। इसे ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। अब बेटा हाउस प्रॉपर्टी का कुछ वेराइटीज़ हैं, 3-4 वेराइटीज़ वो पढ़ेंगे और उसके बाद अनरियलाइज रेंट और एक दो छोटे छोटे पॉइंट है और ख़त्म हो जाएगा आपका HP। चलिए देखते हैं। लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर, तो इसे लेट आउट फुल ईयर मानते हैं। अभी भी एक सम मिला था, अगर एक घर है कुछ महीना लेट आउट कुछ महीना सेल्फ ऑक्युपाइड तो फुल ईयर के लिए लेट आउट मान लिया जाएगा। इफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ देयर लेट आउट पार्ट ऑफ देयर ट्रीटेड लेट आउट फॉर फुल ईयर, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर म्युनिसिपल टैक्स, सब कुछ वही। आइए बेटा नवंबर 18 में एक क्वेश्चन आया था, इसमें शायद ये पॉइंट कवर है, देख लेते हैं। यही वाला पॉइंट है, यही वाला, ये वाला, ये अभी किए थे ना, या दिस वन, लेट आउट पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट, तो P5 का ही भाई है, अभी पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको। मिसेस दिशा खन्ना रेसिडेंट ऑन्स हाउस प्रॉपर्टी भिवानी, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट, ये तो सक गए। प्रॉपर्टी लेट आउट 75,000 अप्रैल टू दिसंबर, सेम सम, देर आफ्टर वैकेटेड, दिस आर यूज फॉर सेल्फ ऑक्युपेशन। बस जैसे सेल्फ ऑक्युपेशन गया तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी का कोई बेनिफिट नहीं, लेट आउट फुल ईयर। रेंट फॉर द नवंबर दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज, सेम क्वेश्चन। टेनेंट बोनाफाइड एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट, हाँ ये देखो, the tenancy was bona fide but defaulting tenant occupation of any other property, तो unrealized rent का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, unrealized rent का डिडक्शंस नहीं मिलेगा बिकॉज दूसरे प्रॉपर्टी पे है वो। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो बेटा उसको नहीं करके आप इसे ई फॉर एग्जाम रख लेना और किसे काट लेना, किसे काट देना, किसे काट देना, इसको आप कैंसिल कर सकते हो और इसके जगह पे आप वो अनरियलाइज रेंट, टेनेंट आपका दूसरे घर पे रह रहा है तो उसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा, उसमें सब कुछ है, मास्टर प्रॉब्लम है, जरूर से करना दोस्तों। ये लेट आउट का हो गया। अब हम लोग वेराइटीज में सेल्फ ऑक्युपाइड पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपना घर सेल्फ ऑक्युपाइड किया रेसिडेंस के लिए, एक घर या दो घर, एनुअल वैल्यू 0 और इनकम विल बी 0, नॉट टैक्सेबल। दो घर, दो घर सर, तीन घर सेल्फ ऑक्युपाइड किया तो मोए मोए, एक घर को डीम टू बी लेट आउट आगे मिलेगा। अगर आपने खुद के घर को सेल्फ ऑक्युपाइड किया है फॉर अपने ही कोचिंग सेंटर के लिए, अपना ऑफिस के लिए, तब HP से धक्का मार के PGBP में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी विल बी टेकन एज नील। मैक्सिमम दो घर का, दो से ज्यादा घर बहुत ही रईस हो तो बाकी के घर, दो से जो ऊपर वाला घर है वो सब आपका डीम टू बी लेट आउट मिलने वाला है। सो यहाँ पे एनुअल वैल्यू 0 ले लेंगे। सो दोस्तों एनुअल वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट का सवाल ही नहीं, GAV का सवाल ही नहीं, म्युनिसिपल टैक्स का भी सवाल नहीं, क्योंकि एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू सबका डिडक्शंस करने के बाद आता है, तो उसके ऊपर वाले फिगर से कोई मतलब नहीं। तो म्युनिसिपल टैक्स वगैरह का कोई बात ही करना मत, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, वो भी डिफॉल्ट स्कीम पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड ही नहीं है। डिफॉल्ट स्कीम में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं है। नॉर्मल स्कीम में 2 lakhs भी अलाउड है, 30,000, ये समझना है, ध्यान रखना। लेट आउट पे इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है, नॉर्मल स्कीम डिफॉल्ट स्कीम सब अलाउड है, बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कमाई नहीं है
तो डिफॉल्ट स्कीम तो अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो नेगेटिव में, लॉस में आंसर आ जाएगा। और लेट आउट नॉर्मल स्कीम अलाउ करेगा 30,000 और 2 लाख। सो देखते हैं बेटा 2 लाख का लिमिट कब मिलेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे। ये एक हाउस प्रॉपर्टी है तो भी 2 लाख या 30,000, अगर दो भी घर है सेल्फ ऑक्युपाइड तो भी 2 लाख या 30। ऐसे मत समझ 2 घर 2 लाख 2 लाख 4 लाख, ऐसा मत बोल देना, 2 का टेबल अपने घर में रखो। सो एक घर है तो भी मैक्सिमम 2 लाख, 2 घर है तो भी मैक्सिमम 2 लाख का ही डिडक्शंस मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड पे। फिर बोल रहे हैं लेट आउट पे नो लिमिट, लेट आउट पे डिफॉल्ट स्कीम पे भी नो लिमिट, नॉर्मल स्कीम पे भी नो लिमिट, ऑल अलाउड। यस, तो नॉर्मल स्कीम में 2 लाख इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट पॉइंट है इट इज प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, लोन टेकन आइदर फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर 1499, आपने लोन 1499 ये उसके बाद दिया है कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। ये ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है विद इन 5 ईयर्स, कब से, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन। सो जिस साल आपने लोन लिया है उस साल के कंप्लीट होने से 5 ईयर्स तक। एग्जांपल से समझाएंगे, एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर चाहिए स्पेसिफाइंग अमाउंट इंटरेस्ट पेएबल दिस। सो पहले आप तीनों कंडीशंस को देखेंगे, लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑन और आफ्टर 1499, और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन, और लेंडर से एक सर्टिफिकेट। तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट का यहाँ डिडक्शंस मिलेगा दोस्तों। अब देखना, किसी ने 10 जून 22 को लोन लिया है तो 5 ईयर का पीरियड कब से काउंट होगा, ध्यान देखना, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर होगा 31 मार्च 23, 10 जून 22 को लोन लिया है तो एंड ऑफ द ईयर होगा 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 में 5 साल जोड़ो, सो 31 मार्च 28 तक कंप्लीट होना चाहिए घर। अगर इसके बाद कंप्लीट होता है तो आपको 2 लाख का डिडक्शंस नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 30,000। तो इस एग्जाम्पल को कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, इस डेट से 5 साल नहीं देखना है, फ्रॉम एंड ऑफ ईयर। अब ये चारों कंडीशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको 2 लाख मिलेगा। 150 का इंटरेस्ट है तो 150 मिलेगा, अगर 250 का इंटरेस्ट है तो 2 लाख, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो 30,000। फिर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर वगैरह रिन्यूअल के लिए लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन डिडक्शंस विल बी अलाउड मैक्सिमम 30,000। नॉर्मल 30,000 एकदम बिंदास आग बंद करके ले लो, 30,000 से ऊपर 2 लाख तक जाने के लिए वो कंस्ट्रक्शन 5 ईयर सर्टिफिकेट। और बेटा ये जो 2 लाख का लिमिट है इसमें सारा इंटरेस्ट आ जाएगा जो 24B में PCPI करेंट दोनों, PCPI इज अलाउड 5 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम दिस विद इन ओवरऑल लिमिट ऑफ 2 लाख एंड 30,000। सो बेटा ये सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये मैं आपका एक घर दिखाता हूं, ये घर एक पार्ट लेट आउट एक पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड, इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। इस सिचुएशन पे इसका वैल्यू 0 ले लीजिए और इसका इनकम कैलकुलेट कीजिए सेपरेटली, और जो भी वैल्यू दोनों में चाहिए, जैसे यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही चाहिए, वो प्रोपोर्शनेटली ले लेना, और यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट यहाँ भी प्रोपोर्शनेटली ले लेना। दैट्स इट। एक क्वेश्चन भी है, where portion of property let out and portion is self occupied, income from let out computed let out portion, self occupied portion, प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिट नहीं मानेंगे, म्युनिसिपल फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट और लोन को अपोर्शन कर लेंगे प्रोपोर्शनेटली। और एक केस पढ़े थे ना कि 10 महीना लेट आउट 2 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड,
अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिए तो पूरा घर ही सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया जाएगा। आइए, प्रेम ओन्स अ हाउस इन चेन्नई ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड। यस दोस्तों, 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड है एंड 1/3 रेसिडेंशियल के लिए लेट आउट है 8,000। तो म्यूनसिपल वैल्यू भी 1/3 ले लेंगे, फेयर रेंट भी 1/3 ले लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट भी 1/3, म्यूनसिपल टैक्स भी 1/3 ले लेंगे। लोन 25 लाख टेकन फॉर प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन 120, इसका 2/3 1/3 इंटरेस्ट ऑन लोन तो दोनों में चाहिए। सेल्फ ऑक्युपाइड पे 80,000 और लेट आउट पे 1/3 40,000। लेट आउट में तो लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड पे देखेंगे 30,000 से ऊपर हो गया, किस पर्पस के लिए है, घर खरीदने के लिए तो मिल जाएगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम HP एज ही एक्सरसाइज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिफॉल्ट स्कीम से शिफ्ट आउट कर रहा है तो सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट मिलेगा। एंड व्हाट विल बी द प्रेम्स इनकम अंडर डिफॉल्ट, तो सेल्फ ऑक्युपाइड पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो बेटा ये 80,000 सेल्फ ऑक्युपाइड, म्यूनसिपल फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट सब 1/3 ले लिया। रेंट रिसीवेबल GAV, रेंट रिसीव कम है नॉट ड्यू टू वैकेंसी, म्यूनसिपल टैक्स सक जाएंगे एंड इंटरेस्ट माइनस हो गया दिस। अंडर डिफॉल्ट स्कीम प्रेम वुड नॉट बी एबल टू डिडक्ट डिडक्शंस 80,000 सेल्फ ऑक्युपाइड, हेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल रिमेन ये 23,000, अभी तो 57,000 था, तो बड़ा सिंपल ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ डीम टू बी लेट आउट। बेटा अगर 2 से ज़्यादा घर आपने सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखे हैं, ओनली 2 हाउस, जो घर मन है, जो 2 घर मन है उसका सेल्फ ऑक्युपाइड मिलेगा, एनुअल वैल्यू 0, एंड बाकी के प्रॉपर्टीज को डीम्ड टू बी लेट आउट। ये आपको डिसाइड करना है कि किसको सेल्फ ऑक्युपाइड माने, किसको लेट आउट माने। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, एक वर्किंग नोट बनाकर लेट आउट समझकर इनकम कैलकुलेट करना होता है और फिर ऑप्शंस बनाकर चेक करना होता है, जिस ऑप्शन में लो इनकम होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड किया है तो कुछ ना कुछ घर को तो लेट आउट दिखाना ही पड़ेगा। तो किसे लेट आउट दिखाएंगे, जिसका इनकम कम होगा, इसलिए आपको लेट आउट एज्यूम करके रफ में इनकम कैलकुलेट करना है। और जब जिस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट और लोन नहीं दिया है तो आपको पहली नज़र पे ही पता चल जाएगा कि किसको सेल्फ ऑक्युपाइड किसको लेट आउट, जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड, जिसका वैल्यू कम है लेट आउट। बट इंटरेस्ट देने से ना थोड़ा सा पिक्चर में ट्विस्ट आ जाता है, तो मैंने एक क्वेश्चन रखा है इंटरेस्ट के साथ, जरूर 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 से इसे प्रैक्टिस करना। Where SSC owns more than 2 self-occupied, any two can be treated self-occupied, annual value nil, जो आपकी मर्जी। Remaining property is deemed to be let out, expected rent is taken GAV, ये सब से कोई मतलब नहीं है। गणेश occupied 3 property, residential property, residential purpose के लिए house 1 2 3, municipal value, fair rent, standard rent, date of completion 99 के बाद ही है। म्यूनसिपल टैक्स हमेशा म्यूनसिपल वैल्यू पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन रिपेयर लेट आउट में तो पूरा ही अलाउड होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड पे 30, इंटरेस्ट फॉर, और डिफॉल्ट स्कीम में सेल्फ ऑक्युपाइड पे इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट फॉर करेंट ईयर 18, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का है। यस यहाँ पे कंप्यूट इनकम and suggest which house should be opted self-occupied that is tax liabilities minimum। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो दोनों स्कीम पे आपको डिफ़ॉल्ट स्कीम और नॉर्मल स्कीम दोनों पे चूज़ करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंटरेस्ट का ही है, डिफ़ॉल्ट स्कीम में सेल्फ में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दैट्स इट। सो अभी आपको पता नहीं चलेगा कौन सा घर को क्या करना है, तो पहले लेट आउट का इनकम निकालेंगे। ये देखिए फर्स्ट एक वर्किंग नोट बनता है, लेट्स कंप्यूट इनकम फ्रॉम लेट आउट एज्यूमिंग, तो लेट आउट आपको एकदम पूरा बढ़िया से पता है, लेट आउट पे इंटरेस्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये देखकर इसको रैंकिंग करेंगे, सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ पे, कम यहाँ पे और कम यहाँ पे।
सो दोस्तों, आप चाहोगे इसको लेट आउट कर दें और इन दोनों को सेल्फ ऑक्युपाइड कर दे, तो ये जीरो और फिर ये लेट आउट कर दे, तो कम इनकम होगा, टैक्स भी कम, बट कॉम्बिनेशन बना के देखना है। सो गणेश कैन ऑप्ट टू ट्रीट एनी अप टू हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड। ऑप्शन 1, हाउस 1 हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया क्योंकि इनकम ज़्यादा है, हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट। अब देखना, हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड माना तो एनुअल वैल्यू जीरो, इंटरेस्ट हाउस 1 का इंटरेस्ट है नहीं, छोड़ दो। हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड माना, एनुअल वैल्यू जीरो, इंटरेस्ट हाउस 2 का इंटरेस्ट है, बट डिफॉल्ट स्कीम में सेल्फ ऑक्युपाइड में तो इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है, तो ये भी जीरो, एंड डीम्ड एंड थर्ड लेट आउट था, तो ये हो गया 73640। ऑप्शन 2, हाउस 1 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 2 को डीम्ड टू बी लेट आउट, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भैया, इसको तो नहीं करेंगे, अभी तक यही पास है। एंड हाउस ऑप्शन 3, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, 1 को डीम टू बी लेट आउट, ये तो बहुत है, ये भी गंदा, ये भी गंदा। तो डिफॉल्ट स्कीम के भैया बोलते हैं कि आप ऑप्शन 1 जाओ, 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, 3 को डीम टू बी लेट आउट, लेकिन ऑप्शन 1 इज बेनिफिशियल दिस। अब नॉर्मल स्कीम में जाएंगे, एक ट्विस्ट होगा, ध्यान से देखना। सेम हाउस 1 हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट। हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, एनुअल वैल्यू जीरो, इंटरेस्ट भी जीरो, है नहीं इंटरेस्ट। हाउस 2 में मजा आएगा, एनुअल वैल्यू जीरो, इंटरेस्ट हाउस 2 का इंटरेस्ट, हाउस 2 का इंटरेस्ट, हाउस 2 का इंटरेस्ट, और रिपेयर के लिए लिया था, तो फिर सेल्फ ऑक्युपाइड पे इंटरेस्ट तो मैक्सिमम 30,000 ही माइनस होगा, ये देखो ट्विस्ट आ गया, हाउस 2 का -30, एंड फिर हाउस 3 तो लेट आउट ही था, वाह भाई वाह, तो नॉर्मल स्कीम में तो इनकम कम आ गया 43,640। फिर हाउस 1 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 को डीम टू बी लेट आउट, 2 में तो प्रॉब्लम नहीं, हाउस 1 जीरो, इंटरेस्ट नहीं है, हाउस 3 जीरो, इंटरेस्ट है, बट कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकते हैं, 175, वाह, और ये कम आ गया, वाह। तो अभी हम लोग नॉर्मल स्कीम पे एक ये मिला, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये अभी तक पास है। और एक ऑप्शन, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट, 2 एंड 3, हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट, इनकम हो गया, हाउस 2 एंड 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, 2 एंड 3, तो हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड जीरो, इंटरेस्ट 30, और हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड जीरो और इंटरेस्ट 175, बट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल स्कीम पे भी तो इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा ना, तो ऐसे मत समझना एक घर का 2 लाख, एक घर का 30,000, ना रे बाबा ना, दोनों घर मिला के मैक्सिमम 2 लाख, तो 2 लाख, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इस जगह पे काम आए चाहे ना आए, ऐसा कंसेप्ट दूसरे सम में यूज करेंगे, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पे रखना। तो यहाँ पे 19,800, तो यहाँ पे 1840 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। सो ये था बेटा डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। अब अपने कुछ छूटा तो नहीं है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट, एंड जो बच्चे ये देख रहे हैं एमसीक्यूज में यहाँ डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज रखा हूँ, सिनेरियो बेस्ड आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट का मतलब दोस्तों रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी है, एसेट है साथ में, या कोई फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़, तो घर के साथ फर्नीचर का रेंट लेते तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। घर के साथ लिफ्ट, स्विमिंग पूल, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब का भी पैसा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लिफ्ट मेंटेनेंस, तो इसे कहते हैं कॉम्पोजिट रेंट। तो एचपी में क्या समझना है आपको, ध्यान रखना, इस रेंट को स्प्लिट अप करो, फैसिलिटीज़ के लिए जो पैसा लेंगे, फैसिलिटीज़ के लिए जो पैसा लेंगे अदर सोर्सेज में, और घर के लिए जो पैसा लेंगे एचपी में, तो घर और फैसिलिटी साथ साथ में, तो फैसिलिटीज़ के लिए जो पैसा चार्ज करेंगे अदर सोर्सेज, घर के लिए जो पैसा चार्ज करेंगे एचपी, और अदर सोर्सेज में देखना घर के लिए जो
फैसिलिटीज के लिए जो चार्ज करेंगे, जितना अमाउंट आपने चार्ज किया से 10,000 और आपने खर्चा कर दिया 7,000, तो 3,000 अदर सोर्सेज में आएगा। फैसिलिटीज के लिए चार्ज किया 10,000 और खर्चा कर लिया 3,000, 4,000, 5,000 डिफरेंस अमाउंट अदर सोर्सेज। और घर के लिए जो चार्ज किया एचपी में। और कभी कभी घर में फर्नीचर लगा हुआ रहता है ना, फर्नीचर आपको तो पता ही है, तो घर और फर्नीचर एक साथ रेंट पे दे रहे हैं तो सेपरेबल है क्या, मतलब विदाउट फर्नीचर, फर्नीचर निकाल के घर भाड़े पे दिया जा सकता है? हाँ। एक दूसरे को जुदा कर सकते हैं क्या दोनों को? हाँ। तब फर्नीचर वाला अदर सोर्सेज में, घर वाला एचपी नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। दुनिया की कोई ताकत नहीं है घर से फर्नीचर निकालने का। अटैच्ड फर्नीचर है, एकदम चिपक गए, फेविकोल का जोड़ है, इंडियन चाइनीज नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, चिपक गए हमेशा के लिए, तब वो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज दिखा देंगे। सो ध्यान देना, कॉम्पोजिट रेंट, रेंट रिसीव फॉर बिल्डिंग एसेट्स एंड सर्विसेज, फर्नीचर, लिफ्ट, सिक्योरिटी। इफ सेपरेबल, बिल्डिंग वाला एचपी में आएगा, एसेट्स वाला पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में दिखा देंगे। इफ इनसेपरेबल, पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में, शॉर्टकट याद रखने का, सेपरेबल रहेगा तो एचपी और पीजीबीपी अदर सोर्सेज, इनसेपरेबल रहेगा तो फुल पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में दिखा देना। दोस्तों नाउ अनरियलाइज रेंट क्या होता है ये तो बता दिए थे, कोई टेनेंट पैसा मार के भाग गया, चोर है। सो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होने से डिडक्शंस मिलेगा। टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, वेकेटेड, स्टेप्स टेकन टू वेकेट, नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अदर प्रॉपर्टी, स्टेप्स टेकन टू कलेक्ट, तो डिडक्शंस मिलेगा। बेटा ये अनरियलाइज रेंट आगे चलकर रिकवर हो गया तो इसे कहते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। डूबा हुआ पैसा मिल गया तो उसे कहते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। और एक साथ में कंसेप्ट है एरियर रेंट। एरियर रेंट मतलब इंक्रीज्ड रेंट, रेंट इंक्रीज कर दिया पिछले 2 साल से, वो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला, उसे कहते हैं एरियर रेंट। एरियर रेंट मतलब रेंट बढ़ा दिया आपने पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल का एक्स्ट्रा पैसा आज मिलेगा, एरियर रेंट। तो बेटा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट हो या एरियर रेंट हो, नो प्रॉब्लम, एचपी में आएगा। जिस साल पैसा मिला, किस साल का है उससे मतलब नहीं, जब पैसा मिला तब आएगा 30% डिडक्शन के साथ। तो बस ये देखना, अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट जब पैसा मिला तब टैक्सेबल होगा 30% डिडक्शंस के साथ, जब पैसा मिला तब टैक्सेबल होगा 30% डिडक्शंस के बाद। और इट्स नॉट ऑनरशिप भी क्राइटेरिया नहीं है। जिस साल आपको अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट मिलता है उस साल आपने घर बेच दिया था बट पहले का रेंट आज मिल रहा है, तो इवन इफ यू आर नॉट ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी ये टैक्सेबल हो जाएगा एचपी में। अपन बेसिक्स में पढ़े थे एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट अनरियलाइज रेंट और रिकवरी ऑफ एरियर रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट के केस में आपने घर बेच भी दिया, पुराना समय का मिला, उस समय तो आप मालिक थे ना, तो आज मिलेगा तो 30% डिडक्शन के साथ टैक्सेबल, कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, ओनली 30%। बेटा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट को लेकर थोड़ा सा चक्कर है, ध्यान से देखना। जब हमारा अनरियलाइज रेंट हुआ था, याद है एक सम आपको प्रैक्टिस करने दिए, डिडक्शन नहीं दिया था क्योंकि टेनेंट हमारे दूसरा घर में रह रहा है, तो अनरियलाइज रेंट का पहले डिडक्शंस नहीं मिला था, तो आज रिकवरी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर पहले डिडक्शंस मिल गया था तो आज टैक्सेबल होगा, और पहले डिडक्शंस नहीं मिला था तो आज टैक्सेबल नहीं होगा। और एक मस्त वाला पॉइंट है पार्ट अलाउड। मेरा पैसा आपने 10,000 मारा है बट इनकम टैक्स ऑफिसर ने 4-5,000 अलाउड किया, तो पूरा अलाउड नहीं किया तो रिकवरी भी पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। तो कितना टैक्सेबल होगा, एक शॉर्टकट याद रखेंगे, रिकवर्ड प्लस डिडक्शन माइनस अनरियलाइज का 70%। देखो जब भी टैक्सेबल होगा तो 70% होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। सो फर्स्ट ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना। आज रिकवरी हुआ अनरियलाइज रेंट का, आज टैक्सेबल होगा कि नहीं, मुड़ के पीछे देख, तो मुड़ के पहले अलाउड हुआ था तो आज टैक्सेबल बट 70%, पहले अलाउड नहीं हुआ था तो आज टैक्सेबल नहीं, पहले कम अलाउड हुआ था तो आज भी कम टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा, रिकवर्ड प्लस डिडक्शंस माइनस अनरियलाइज रेंट बट 70%। इसके लिए ना बहुत बढ़िया एक एग्जांपल बनाया हूं मैं, और ये पीजीपीपी में भी काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा अनरियलाइज रेंट हुआ था 10,000, इन्होंने 10,000 पूरा अलाउड कर दिया,
और मिल भी गया 10,000, तो टैक्सेबल हो जाएगा 10,000 का 70%। सो सिंपल। इन्होंने अलाउ नहीं किया था, बदमाश लोग अलाउ नहीं किया, तो रिकवर्ड हुआ, तो आज हम भी इस पे टैक्स नहीं देंगे। और ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, अनकॉमन है। मेरा पैसा डूबा था 10,000, बट इनकम टैक्स ऑफिसर बोला गुप्ता जी 7,000 माइनस करने देंगे। अब मेरे को 8,000 रुपया मिल गया, तो मैं कितना पे टैक्स दूंगा? तो ध्यान से देखना, रिकवर्ड प्लस डिडक्शन और माइनस 10,000। लॉजिक सुनो, मेरा पैसा डूबा 10,000, फायदा क्या मिला? आज 8,000 रुपया मिल गया, और डिडक्शंस इनकम टैक्स अंकल ने साथ दे दिया, तो 15,000 रुपया का डिडक्शंस मिल गया। हमारा डूबा था 10,000, तो फिर 5,000 का 70% टैक्सेबल। तो ये वाला एग्जाम्पल को ध्यान पे रखना। और इन टॉपिक पे जो केस स्टडी से अभी मैं करने वाला हूं, उसके बाद को ऑनर पे 2 क्वेश्चंस करेंगे। को ऑनर के बाद डीम्ड ऑनरशिप थ्योरी और प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डरने का कोई बात नहीं है। आनंद सोल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्च 25 पे बेच दिया। इन जून 25 रिकवर 10,000। गौरव हु लेट आउट हिज हाउस 2 years April to 19 could not realize 2 months 20,000 from him and to the extent actual rent deducted 20,000 माइनस हो गया, लेकिन आज 10,000 मिला। तो सिंपल 10,000 का 30%, 10,000 का 30% माइनस करके टैक्सेबल हो जाएगा। और अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, कोई बात नहीं। कंप्यूटर इनकम फर्दर ही हैड लेट आउट प्रॉपर्टी अप्रैल से फरवरी तक 37, ही हैड इंक्रीज रेंट 12 to 15 एंड द सेम सब्जेक्ट डिस्प्यूट इन सितंबर, फाइनली सेटल 69,000 एरियर मिला। तो ये सब कुछ टैक्सेबल इवन इफ यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं चाहिए। ये दोनों जो भी मिला टैक्सेबल है 30% के साथ। नेक्स्ट है को ओन प्रॉपर्टी। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा भाई मालिक है, सो उसको बोलते हैं को ऑनर। एक प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा ऑनर है, को ऑनर। अगर इसको लेट आउट किया है तो लेट आउट का इनकम निकालेंगे, लेट आउट का इनकम निकाल कर भाई लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर उनको सेल्फ ऑक्युपाइड किया, जिस भाई ने जिस पोर्शन को सेल्फ ऑक्युपाइड किया, उनका एनुअल वैल्यू 0 ले लेंगे, और हर एक भाई को इंडिविजुअली 2,30,000 का डिडक्शंस देंगे सेल्फ ऑक्युपाइड पे, नॉर्मल स्कीम पे। खत्म। क्या बोला? एक प्रॉपर्टी अनेकों मालिक, लेट आउट किया तो आप इन एक प्रॉपर्टी मान के लेट आउट इनकम निकाल लो एंड सभी लोग में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और सेल्फ ऑक्युपाइड किया तो जिसने जिस पोर्शन को सेल्फ ऑक्युपाइड किया उसका एनुअल वैल्यू 0 दिखा दो, और इंटरेस्ट ऑन लोन हर एक को इंडिविजुअली को 2 लाख या 30,000 माइनस करो नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे कुछ नहीं है। सो दोस्तों P13 देखते हैं अपन। रमन इज को ओनर ऑफ हाउस विथ हिज ब्रदर, इक्वल शेयर। रमन भाई के साथ ऑनर है, इक्वल शेयर। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड। यहाँ से हम लोग एनुअल वैल्यू जीएबी निकाल सकते हैं। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंटली, इंटरेस्ट अलाउड है 21,000 पेड। तो बेटा जो पेड वेट से मतलब नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूअल बेसिस पे नो उल्लू बनाविंग। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नॉट अलाउड पढ़े थे। टू रीपे दिस लोन रमन ब्रदर टेकन फ्रेश लोन का इंटरेस्ट भी अलाउड है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट अलाउड नहीं है। स्टडी मेट का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, प्रैक्टिस करना इसको। आइए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला गया है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट माइनस करके 48,000 इनकम। ये जीएबी का कैलकुलेशन दिखाया है, बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है P14, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ये भी प्रैक्टिस करना, छोड़ना नहीं। ये सेल्फ ऑक्युपाइड भी है, लेट आउट भी है। और एक क्वेश्चन मिल गया, आप पढ़ना, को ओनर, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग इसको भी अच्छी तरह से सोल्व करना। इंटरेस्ट का चक्कर है, यहाँ पे 230 इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना देंगे? 2 लाख। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ थोड़ा सा केस स्टडीज बेस्ड कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है, डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप, अब यहाँ पे तो रिलैक्स होके केस स्टडीज पढ़ेंगे अपन।
यस, पूरे चैप्टर में ये 5-6 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से रटना है, केस स्टडीज के लिए भी, डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी। डीम्ड ऑनर, बेटा आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे, यू मस्ट बी लीगल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो कभी कभी आप लीगल ऑनर नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, फिर भी वो घर आपके लिए टैक्सेबल होगा, यू विल बी डीम्ड ऑनर। सेक्शन 27 पे कुछ पॉइंट्स बताया गया है। ट्रांसफर टू स्पाउस, हस्बैंड वाइफ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफर ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। विथ एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तब नहीं। और एक एक्सेप्शन से, अगर डिवोर्स के केस में ट्रांसफर किया गया है तो फिर वो यहाँ पे डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट नहीं है। सो ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर विल बी डीम्ड ऑनर, विथ प्रॉपर कंसिडरेशन पे डीम्ड ऑनर नहीं। डिवोर्स के केस पे भी डीम्ड ऑनर नहीं। शादी के पहले अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया तो स्पाउस नहीं थे तो भी डीम्ड ऑनर नहीं। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, अगर घर ट्रांसफर किया गया है माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन, तो भी जिसने ट्रांसफर किया है तो वो डीम्ड ऑनर माना जाएगा। बट एक्सेप्शन, ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर के केस में डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा, इसे ध्यान रखना। माइनर मैरिड डॉटर, हालांकि माइनर का शादी नहीं होना चाहिए, मामा सुनेंगे तो जेल में ले जाएंगे, बट फिर भी माइनर मैरिड डॉटर को घर ट्रांसफर करेंगे तो डीम्ड ऑनर नहीं बनेंगे, तो ध्यान रखना। बट वो क्लबिंग वाला सेक्शन आ जाएगा 64(1)(a), क्लबिंग वाला में फंस जाएंगे। माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी दिया है, इनकम मिलता है, तो फिर क्लबिंग पे आ जाएंगे, टेंशन नहीं है, बट डीम्ड ऑनर नहीं। तो इस पे ना क्रॉस क्वेश्चंस आ सकता है, ध्यान से देखना। दो माइनर चाइल्ड को दिया है, एक बेटा को और माइनर मैरिड डॉटर को, तो माइनर मैरिड डॉटर है तब तो डीम्ड ऑनर नहीं होगा, उनको जो इनकम मिलेगा, मम्मी पापा जिसका इनकम ज़्यादा उसमें क्लब हो जाएगा। और ऐसे माइनर सन को दिया है तो पापा ने दिया है तो पापा ही डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। अच्छा पॉइंट है, ध्यान पे रखना। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, कोई प्रॉपर्टी है जो लीगली डिविजिबल नहीं है तो जो होल्ड किया वही डीम्ड ऑनर। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और सोसाइटी ने आपको एक घर अलॉट किया है, तो लीगल ऑनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट यू आर डीम्ड ऑनर जो घर आपको अलॉट किया गया है। पर्सन इन पोजीशन, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेचा, आज प्रॉपर्टी बेचा, आज है 24 Feb 26 को मैंने प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दिया, बट इसका रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो लीगली तो नेक्स्ट ईयर आप मालिक बनेंगे, बट मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया, पोजीशन दे दिया, पैसा ले लिया, तो आज ही मैंने बेच सेल दिखा दूंगा कैपिटल गेन, और आप परचेज दिखा के आज से आप उसका मालिक बन जाएंगे। लीगल ऑनरशिप तो नेक्स्ट ईयर बनेंगे, इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा बाद में। लीगल ऑनरशिप जाए भाड़ में, आज से आप बन गए घर का मालिक टैक्स में। नेक्स्ट है buyer is deemed honor, position given, consideration paid, sale deed not registered, agreement to sale deed executed, and last है long term लीज होल्डर, अगर किसी प्रॉपर्टी को भाड़े पे लेके रखा है 12 ईयर्स या मोर, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे रेंट पे रहते हो कंटिन्यूसली 12 ईयर्स या मोर, तो यू विल बिकम डीम्ड ऑनर लेसी। एक्सेप्शंस है, अगर ये 12 मंथ से कम, 12 ईयर से कम का लीज है तब नहीं ऑनर बनेंगे, 10 साल के लिए भाड़े में रहेंगे तो डीम्ड ऑनर नहीं। तो याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज का जमाना है, 12 ईयर्स या मोर लीज पीरियड हुआ तो आप ऑनर बन जाएंगे, डीम्ड ऑनर। इसका मतलब ये नहीं कि मालिक को खाली करके बोले, मालिक को बोलेगा तू भाग, मैं मालिक हूँ मैं रहूँगा, ऐसा नहीं। इनकम टैक्स में लीज मंथ टू मंथ, अगर एक एक महीने का लीज एग्रीमेंट बनाते 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 12 ईयर्स पार हो गया तो ऑनरशिप नहीं मिलेगा। और लीज एग्रीमेंट एक एक साल का है, रिन्यूअल होते जाएगा 12 साल होगा तो भी नहीं, डीम्ड ऑनर नहीं। सो बेटा इसको ध्यान रखने के लिए ये 6 पॉइंट को याद रखना। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। एस का मतलब स्पाउस को ट्रांसफर, एम का मतलब माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, आई का मतलब इम्पार्टिबल स्टेट, एल का मतलब लॉन्ग टर्म लीज 12 ईयर्स या मोर, ई का मतलब स्टेट मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड पी का मतलब पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, तो पी। सो स्माइल प्लीज डीम्ड ऑनर है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर आपका प्रॉपर्टी यूएसए में है, आप आर ओ आर है, कल पढ़े थे आर ओ आर है, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल
आर है वो पैसा इंडिया में मिल गया तो भी टैक्सेबल है। सो उसका इनकम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे इंडियन प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स उस देश का माइनस होगा, नो प्रॉब्लम। फॉर रेसिडेंट्स ऑलवेज टैक्सेबल, बाकी के लिए ओनली रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन करेंसी में रहेगा, कन्वर्शन रेट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। एमटीपी सितंबर 24 में दिया है और नवंबर 2017 पे आया था। मिस्टर आदित्य रेसिड RNOR ड्यूरिंग असेसमेंट ही ओन्स 2 हाउस दुबई, अनदर इन मुंबई, हाउस इन दुबई लेट आउट, दुबई करेंसी 1, दुबई करेंसी 18, द एंटायर रेंट रिसीव्ड। बताइए RNOR इंडिया में पैसा मिला, आप जैसे कंसल्टेंट रहते तो बोलते दुबई में ले लो, ये टैक्सेबल हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, सिवेज टैक्स मैंने प्रॉपर्टी पे लगता है। 25-26 हाउस इन दिल्ली सेल्फ मुंबई सेल्फ ऑक्युपाइड, टेकन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 31 मई 24। तो 31 मई 24 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझा दिए थे, जब भी कंप्लीट होगा मुड़ मुड़ के पीछे दे 31 मार्च 24 तक प्री कंस्ट्रक्शन। ही ऑक्युपाइड हाउस जून 1 से, एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग, प्रॉपर्टी टैक्स सेकेंड हाउस का फाइनेंशियल ईयर 25-26 सिंपल है। आप इंडिया में मिला है तो पहले दुबई वाला कर का इंडियन करेंसी, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट माइनस, और गुवाहाटी बॉम्बे वाला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। P17 भी सिमिलर है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। MTP में 25 का है, बड़ा सिंपल है, कोई चक्कर नहीं है। नाउ डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, कभी कभी कोई प्रॉपर्टी होता है डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, तो जिसको रेंट मिला, जिसके पोजीशन पे घर है, उसी के हैंड्स में HP टैक्सेबल होगा। इफ ऑनरशिप इज अंडर कोर्ट डिस्प्यूट, कोर्ट में है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डिसाइड। अदरवाइज डिस्प्यूटेड है तो जिसके पास, जिसे रेंट मिलता है, जिसके पोजीशन पे, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं दोस्तों। अब बहुत सारे क्वेश्चन से देखो, जुलाई 21, MTP जनवरी 25 पे है, आप इसे अच्छा से प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ना 25% आपने घर को प्रोफेशन में यूज़ किया है तो घर का 25% PGBP में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखेंगे 3 इंडिपेंडेंट यूनिट, यूनिट 1 50% फ्लोर एरिया लेट आउट फॉर रेसिडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3000 could not be due to notice given, no other property of Namesh occupied, unit 1 remained vacant for 2 months, not put to any use, okay। यूनिट 2 25% used by Namesh for business, ये है नया पॉइंट। यूनिट 3 यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस, तो रेसिडेंस तो एनुअल वैल्यू 0। यूनिट 2 को लेकर, यूनिट 2 को लेकर म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर, इंटरेस्ट, ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब कुछ माइनस होगा। यूनिट 3 का देखो, यूनिट 3 कौन सा यूनिट दिया था, सेल्फ प्रोवाइड। यूनिट 2 25% यूज फॉर बिजनेस। सो ये देखो बिजनेस के लिए म्युनिसिपल टैक्स का 25%, रिपेयर का 25%, इंटरेस्ट, ग्राउंड रेंट, तो ये जरूर 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 से प्रैक्टिस करना। P18 दिसंबर 21 पे भी अच्छा क्वेश्चन आया, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे शायद इंटरेस्ट ऑन एरिया रेंट है, इंटरेस्ट ऑन एरिया रेंट नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन एरिया रेंट नॉट अलाउड। और यहाँ पे लिफ्ट मेंटेनेंस वगैरह का कुछ खर्चा है तो अदर सोर्सेज पे आएगा। ये देखो RTP में 24, MTP में 25। आइए इसको जनरल रीडिंग करते हैं। मेरे को करने का एक बहुत अच्छा सा सम है, एक डिस्कशन करने का, बस फिनिशिंग स्टेज पे आ गए। या दिस क्वेश्चन 24, अरे 24 भाई वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, आइए इसको पढ़ते हैं। MTP में 25 में क्या है, राज इज रेसिडेंट ओन्स 2 हाउस दिल्ली एंड अदर कानपुर, द सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट देयर स्टैंडर्ड इन म्युनिसिपल फेयर एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई राज, म्युनिसिपल टैक्स दिस कानपुर हाउस, राज हैज टेकन लोन, सक जाएंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, राज परचेज प्लॉट ऑफ, ये बेटा अदर सोर्सेज पे आ जाएगा। Means stamp duty this, Raj purchase plot in this, construction begin this, completed this, construction of house, no payment done for this,
राज हैज अर्न सैलरी, तो ये सिंपल सा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजीली हो जाएगा। एमटीपी में 24 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन रेसिडेंट RNOR असेसमेंट फर्निशेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू हाउस न्यूयॉर्क पे एंड अंदर अहमदाबाद न्यूयॉर्क लेट आउट टेनेंट एंटायर रिसीव इंडिया। अभी अभी दुबई वाला किए थे, उसी का भाई है, तो ये भी सक जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, दुबई वाला सम करने से, ये देखने से हो जाएगा। रॉक्स country of Y resident but not ordinary resident, two house another country Y, one is used for residence, another house property rented this, fair rent this, the value this. He took ownership position of flat in Delhi, used for self occupation, the flat 2 months visited रहेगा, कुछ दिन self occupied है, the municipal value is this. He had taken loan this, he has house in Bangalore, let out at monthly rent, fair rent this, कंट्री वाइड म्यूनसिपल टैक्स। सिंपल सा स्टडी मेट का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, ट्विस्ट नहीं है इसमें। Roy's house in Kolkata during previous year 3/4 self occupied, 1/4 let out, tenant vacated this property, vacated rent for the property was vacant during vacant ही था तो loss due to vacancy का फायदा मिलेगा। not realized all the conditions, unrealized rent है, loan taken, नॉर्मल समय स्टडी मेट का है, जरूर से देखना। अर्जुन एंड रोहित स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल हाउस दिल्ली, ईच हाउस ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर हैविंग बिल्ट ऑफ एरिया 1800। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, स्टडी मेट पे है, पर ये नया क्वेश्चन है तो अच्छे से देखना। अर्जुन और रोहित दो लोग अलग अलग घर बना रहे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, बिल्ट ऑफ एरिया 1800। अर्जुन कमेंस कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को, कंप्लीटेड 1 अप्रैल 25, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अप्रैल 23 से लेकर जब कंप्लीट हो उसके एक दिन पहले 31 मार्च 25 तक। ही ऑक्यूपाई एंटायर हाउस फॉर पर्सनल यूज। रोहित कमेंस कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल, कंप्लीटेड 30 सितंबर को। ही ऑक्यूपाइड ग्राउंड फ्लोर 1 अक्टूबर से रेसिडेंस एंड लेट आउट फर्स्ट फ्लोर 20,000 फॉर द 1 अक्टूबर से। दिस द टेनेंट वेकेटेड एंड रोहित ऑक्यूपाइड पूरा घर, तो ये पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको पूरा लेट आउट मानेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच फ्लोर, म्यूनसिपल टैक्स अर्जुन रोहित का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाउसिंग लोन। अर्जुन ने लोन 1/4/23 को लिया और रोहित ने लोन 1 जुलाई को लिया, तो कंफ्यूज मत होना। रोहित 1 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, बट उसने लोन तो 1 जुलाई को लिया ना, तो 1 जुलाई से ही काउंट होगा। नो रीपेमेंट कंप्यूट, तो सबसे पहले कंप्यूट अर्जुन शिफ्टिंग आउट, तो सबसे पहले अर्जुन के लिए अर्जुन का घर, अर्जुन का घर, अर्जुन का घर, अर्जुन का घर। अर्जुन कहाँ हो तुम, करण के साथ आना चाहिए था। 1 अप्रैल को कंप्लीट कर लिया, तो पूरा घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनुअल वैल्यू 0। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शंस मिलेगा 15 लाख पे 12% करेंट ईयर का, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का दिस, तो 2 लाख ही मिलेगा सिंपल। एंड कंप्लीशन ऑफ इनकम फ्रॉम HP ऑफ रोहित। रोहित के लिए ना थोड़ा सा एक चक्कर है, ध्यान से देखना। रोहित 30 जून से किया, तो लेट आउट होगा 1 जुलाई से। याद है म्यूनसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट 1 साल का होता है, कि घर साल के बीच में बना, साल के घर बीच में बेचा, कंस्ट्रक्शन किया, तो उसको नॉर्मली प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे। तो पूरे मैट पे एक ही समय भाई, इसको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कॉपी 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 कॉपी। तो बेटा यहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट को 9 मंथ्स का लेना पड़ेगा, और 50% ही फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू। अच्छा से देखना, अच्छा से अच्छा से अच्छा से अच्छा से, ये देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6 मंथ्स, सिंस द प्रॉपर्टी कंसिडर्ड फॉर 6 मंथ्स। कब कंप्लीट हुआ भाई, 6 मंथ्स बोल दिया, 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर जनवरी, यस 6 मंथ। अपने जो क्लास में करते थे वो 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स। तो फेयर रेंट भी 6 मंथ, फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू ईच फ्लोर, फिर इसको भी टिक मार्क करना। फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू पूरा घर का दे देता है, ईच फ्लोर का दिया है तो 6 मंथ्स। म्यूनसिपल वैल्यू भी 6 मंथ्स, एक्चुअल रेंट तो 6 मंथ्स का ही होगा जितना मिलेगा।
ये अच्छा पॉइंट था। दूसरा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऐसे देखोगे ना तो आपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को 23 को और ख़त्म किया 30 सितंबर 25, बट आपने लोन लिया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 25 को कंप्लीट किया ना, 25, तो ये 1 जुलाई से आप 1 जुलाई से आप 31 मार्च तक जाएंगे, 9 मंथ्स, और नेक्स्ट ईयर 12 मंथ्स, 21 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। और लेट आउट पोर्शन पे 50% लेट आउट है तो 50% पूरा अलाउड हो जाएगा। सो डेट्स इट। कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज देख लेना, सितंबर 24 में आया था। मैं यहाँ का एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का बुकलेट आया है उसे कवर करूँगा। सो डेट्स इट दोस्तों। सो HP डन, नाउ वेट फॉर सैलरी। एंड फ्रेंड्स, जरूर से कमेंट सेक्शन पे आप लोग लिखेंगे आप लोगों को कैसा लगा, एनी सजेशन। मैंने कोशिश की हर एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस करें, स्टडी मेट, RTPs, PYQs ही कवर रखें, और जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है हमने खुद का एग्जाम्पल डाल दिया है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर से, जितने दोस्त आपके नॉलेज पे CA, CMA, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, उन्हें जरूर से लेक्चर शेयर किए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे, और उनका रिवीजन का टाइम कम है। दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।